चले जी, इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया था, प्रॉपर्टी इनकम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और जो हैंडआउट आपके पास मौजूद है उसमें से हमने पहले 2 सवाल निपटा दिए थे, ऐसे ही हैं, ठीक हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम। देखिए, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है लीज के वक्त, यानी कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेते हैं, लॉन्ग टर्म रेंटल बेसिस के ऊपर लेते हैं, तो उस लॉन्ग टर्म रेंटल बेसिस के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होती है एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रीमियम। एक तरीके से जिसे हम बेसिकली पगड़ी सिस्टम कहते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ऑनर को रेंट के साथ साथ एक एडिशनल अमाउंट क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। लंबे अरसे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके यानी कि टेनेंट और ऑनर के दरमियान ये चीज़ कोऑर्डिनेट होती है कि भाई हम एक करते ये हैं कि जो रेंट की अमाउंट है वो तो मैं आपको पे करूंगा ही करूंगा ना, वो तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन मैं इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए आपको एक एडिशनल अमाउंट पे करूंगा और मैंने क्या कहा कि दैट एडिशनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और ये जो अमाउंट होती है ना, ये वन टाइम होती है, इसका मतलब है ये एक दफ़ा पे होगी बिल्कुल शुरू के अंदर, उसके बाद ये दोबारा कभी पे नहीं हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं जाऊंगा, मैं वो प्रॉपर्टी रेंट पे लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना था 20 ईयर्स का, अब मैं उस 20 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए उससे एक एडिशनल अमाउंट पे कर रहा हूँ एंड दैट एडिशनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रीमियम। सही ना, उससे हम बेसिकली नाम देंगे किसका, प्रीमियम का। और उसके बाद 20 साल तक फिर हर साल मैं पर्टिकुलरली क्या पे करूंगा, सिर्फ अमाउंट ऑफ रेंट पे करता जाऊंगा। पहले साल रेंट पे होगा, दूसरे साल रेंट पे होगा, मतलब फिर सिर्फ रेंट पे होता जाएगा और कुछ एडिशनल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि प्रीमियम रिसीव करने वाला जो शख्स है, ये प्रीमियम की अमाउंट एक तरीके से उसकी क्या होती है, ये प्रीमियम की अमाउंट एक तरीके से उसकी इनकम होती है, तो दैट इज व्हाई ये अमाउंट क्या मानी जाएगी, आपकी टैक्सेबल अमाउंट मानी जाएगी। एक तो होता है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस का। एडवांस तो वो क्या होता है, वो लायबिलिटी होती है कि भाई ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है और प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए मैं ऑनर को 6 महीने का रेंट एडवांस में देता हूँ ताकि मैं कोई फ्रॉड करके ना भागूं। लेकिन अगर मैंने सारे बिल्स वगैरह टाइमली बेसिस के ऊपर पे किए हैं, सही ना, सुना गौर से, मैंने सारे बिल्स टाइमली बेसिस के ऊपर पे किए हैं, मैंने रेंट टाइमली बेसिस के ऊपर दिया हुआ है, सब कुछ अपनी जगह पर मैंने किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली होता यह है कि जब मैं प्रॉपर्टी छोड़कर जाऊंगा तो मैं वो एडवांस की अमाउंट अपने साथ लूंगा, वापस लूंगा, रिफंडेबल अमाउंट है। तो क्योंकि वो अमाउंट रिफंडेबल होती है, इस वजह से उसको इनकम कंसिडर नहीं किया जाता। प्रीमियम की जो अमाउंट है, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है, दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। और अगर ये इनकम है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या पे किया जाएगा, इसके ऊपर टैक्स पे किया जा रहा होगा। तो वो कैसे पे किया जाएगा, जरा कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूं, पहले लिख लेंगे फिर हम समझ लेते हैं। इट इज अ वन टाइम पेमेंट it is a one time payment and it is taxable on cash basis. And it is taxable on cash basis, full stop. By paying premium, an individual receives a right to sublet the property. An individual receives a right to sublet the property, full stop. HMRC provides a relief on premium.
ठीक हो गया भाई। देखिए सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर डिस्कस की और वो क्या थी, इट इज अ वन टाइम पेमेंट। देखो वन टाइम पेमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक ही दफा पे की जाएगी, और जिस अमाउंट से रिलेटेड मैं कहूं ना कि ये वन टाइम पेमेंट है, तो वन टाइम पेमेंट का मतलब है कि फिर वो अमाउंट प्रोरेट नहीं होती। फिर या तो वो अमाउंट पूरी 100% टैक्सेबल होगी, या फिर वो अमाउंट पूरी 100% क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जा रहा होगा। इसका मतलब है कि फिर ये 100% टैक्सेबल और 100% एग्जेम्प्ट वाली कहानी जो है ना वो एलोकेट हो रही होगी। तो जो भी जिस अमाउंट से रिलेटेड भी आगे आने वाले पूरे पेपर में कई जगह पर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि इट इज़ अ वन टाइम पेमेंट। तो जहां जहां पर भी मैं कहूँ ना कि इट इज़ अ वन टाइम पेमेंट, तो वन टाइम पेमेंट का बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है कि भाई या तो ये अमाउंट 100% टैक्सेबल होगी, या फिर ये अमाउंट 100% क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। एक फिर मैंने उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखवाया है इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। अच्छा, इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस का मतलब ये है कि हमें पता है कि हम कौन से टैक्स ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे भाई, 22-23 की। ऐसे ही है ना भाई, हम कौन से टैक्स ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 22-23 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैं ये देखूंगा कि 22-23 के टैक्स ईयर के अंदर कितना प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है। जितना प्रीमियम रिसीव्ड हुआ होगा उस पूरे प्रीमियम के अमाउंट पर आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ा होगा। अब आपने कहा कि सर इसका क्या मतलब है कि कितना प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है। देखो मसला ये है कि टेनेंट और ऑनर के दरमियान जो है ना डिफरेंट टाइप की निगोशिएशंस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑनर के पास गया और मैंने उसको जाकर बोला कि भाई तुम मुझे प्रॉपर्टी रेंट पर दे दो, ठीक है ना, ये 22-23 के टैक्स ईयर में चल रहा है, और मैंने कहा कि जी हम 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसने कहा जी ठीक है, एग्रीड, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने कहा मैं तुम्हें प्रीमियम पे करूंगा, लेकिन हाँ अलबत्ता क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट ज़्यादा है तो मैं उसे 3 सालों में टुकड़ों में पे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 90,000 प्रीमियम डिसाइड हुआ और मैंने कहा कि जी मैं हर साल तुम्हें 30,000 का प्रीमियम पे करूंगा। तो मैं 22-23 में तुम्हें कितना प्रीमियम पे कर रहा हूं, 30, बाकी 30,000 का पे करूंगा अगले साल यानी कि 23-24 में, फिर बाकी 30,000 का पे करूंगा उससे अगले साल 24-25 में। तो तुम्हें यह देखना है कि तुम जिस टैक्स ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हो उस टैक्स ईयर में जितना प्रीमियम रिसीव्ड हुआ होगा सिर्फ उतनी अमाउंट के ऊपर आप क्या पे कर रहे होंगे, आप उतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे, पूरे प्रीमियम के ऊपर टैक्स पे नहीं किया जा रहा होगा। जबकि 22-23 के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये अक्रूड इनकम हो गई, अर्नड हो गई है, लेकिन रिसीव्ड कितने सालों में होगी, 3 सालों में। लेकिन मसला यह है कि एचएमआरसी ने कहा कि क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट बहुत तगड़ी और ज्यादा होती है, इस वजह से हम अक्रूड इनकम की बेसिस के ऊपर आपसे टैक्स नहीं ले सकते। तो इसलिए उन्होंने इस पर टैक्स किस बेसिस के ऊपर लगाया, कैश बेसिस के ऊपर, कि ठीक है भाई जिस साल जितनी अमाउंट रिसीव करोगे उस साल उतनी अमाउंट के ऊपर क्या पे कर देना, टैक्स पे कर देना। तो तुम्हारे ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं आएगा और हमें भी कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। फिर उसके बाद मैंने आगे क्या लिखवाया कि भाई एन इंडिविजुअल रिसीव्स अ राइट टू सबलेट द प्रॉपर्टी। ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था, याद है ना, हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लेट आउट की और अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस बी के पास ये राइट होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी सी को आगे क्या कर दे मेरे भाई, सबलेट कर दे। और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे कि भाई बी ने ए को क्या पे किया होगा, प्रीमियम। अगर बी ने प्रॉपर्टी लेते हुए ए को प्रीमियम पे किया है तो अंडर दैट केस बी के पास ये राइट आ जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी को आगे क्या कर सकता है, सबलेट कर सकता है। एक तो है सिंपल रेंटल, गए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हर महीने का रेंट पे ऑफ होगा, बस कहानी खत्म। ऐसी सिचुएशन में बी उस प्रॉपर्टी को आगे सबलेट नहीं कर सकता। और दूसरा केस होता है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं लीज पर, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर, और जो ऑनर होता है उस ऑनर को आपने क्या पे किया हुआ होगा मेरे भाई, उस ऑनर को आपने प्रीमियम पे किया हुआ होगा। तो जब आप प्रॉपर्टी रेंट आउट पर करते हुए ऑनर को रेंटल पे करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको उसके अगेंस्ट में ये राइट मिलेगा कि आप उस प्रॉपर्टी को आगे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सबलेट कर सकते हैं। अब हुआ क्या, ए को प्रीमियम रिसीव्ड हुआ, एचएमआरसी ने कहा कि इस प्रीमियम पर हम क्या लेंगे मेरे भाई, उसने कहा सर हम तो टैक्स लेंगे, हालात जो भी हो लेकिन पैसे तो हम लेंगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये बात तयशुदा है कि हम आपसे प्रीमियम की अमाउंट पर टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। हाँ अलबत्ता ये बात याद रखें कि जैसे हमने आपको रेंट में एक बेनिफिट दिया था
कि मैं पूरी रेंटल के ऊपर आपसे टैक्स रिसीव नहीं कर रहा था, बल्कि रेंट में से आपको एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत दी गई थी। इसी तरीके से जब आप प्रीमियम रिसीव करेंगे तो इस प्रीमियम में से मैं आपको एक अदद रिलीफ माइनस करने की इजाजत दूंगा, जिससे हम नाम देते हैं रिलीफ ऑन प्रीमियम। मैं एक अदद आपको क्या माइनस करने की इजाजत दूंगा? मैं एक अदद आपको रिलीफ माइनस करने की इजाजत दूंगा, जिससे हम रिलीफ ऑन प्रीमियम का नाम देते हैं। प्रीमियम में से रिलीफ ऑन प्रीमियम माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज माय टैक्सेबल प्रीमियम। उस अमाउंट को हम बेसिकली किसका नाम देंगे? टैक्सेबल प्रीमियम का। और रिलीफ ऑन प्रीमियम कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज n-1 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंटू 2%, और n इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीज। n बेसिकली क्या है मेरे भाई? n बेसिकली है आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीज। तो HMRC ने कहा कि भाई प्रीमियम पे टैक्स लेंगे, लेकिन पूरे प्रीमियम के ऊपर टैक्स रिसीव्ड नहीं करेंगे, बल्कि होगा ये कि प्रीमियम में से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे रिलीफ ऑन प्रीमियम। हम प्रीमियम में से माइनस करेंगे रिलीफ ऑन प्रीमियम, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रीमियम, और फिर उस टैक्सेबल प्रीमियम के ऊपर हम तुमसे क्या रिसीव करेंगे मेरे भाई? उस टैक्सेबल प्रीमियम के ऊपर हम तुमसे टैक्स रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब पर्टिकुलरली होगा ये कि हम सबसे पहले लेंगे रेंट, और उस रेंट में हम इस टैक्सेबल प्रीमियम के अमाउंट को क्या कर देंगे मेरे भाई? प्लस कर देंगे। सही भाई, रेंट में टैक्सेबल प्रीमियम के अमाउंट को ले जाकर क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो सारे अलाउड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे मेरे भाई? माइनस हो जाएंगे। और प्लस माइनस करने के बाद जो मेरे पास फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होगी, दैट फाइनल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज योर टोटल इनकम। फिर उस फाइनल वैल्यू को हम किसका नाम देंगे? उस फाइनल वैल्यू को हम नाम देंगे टोटल इनकम का। और फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है ना। टोटल इनकम में से फिर हम क्या माइनस करेंगे? मैंने कहा जी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा पर्सनल अलाउंस, कितना? 12,570, माइनस करके हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, और जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगी उस पर हम टैक्स रेट्स वगैरह अप्लाई कर देंगे। उस पर हम सिंपल से टैक्स रेट्स वगैरह अप्लाई कर देंगे। पाउंड 1 से 37,700 पर कितना परसेंट है? 20%। फिर 37,701 से लेकर 150 तक ये है 40%, और 151 एंड अबव पर ये कितना हो जाएगा? 45% का रेट अप्लाई किया जा रहा होगा, और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? हैंड आउट का सवाल नंबर 3 नज़रसानी कर लेंगे जी भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 6 May 2022 Mark rent out his property at a monthly rent of £5,000 received at advance। ठीक हो गया। तो मैंने कहा भाई रेंट आना शुरू हो गया सबसे पहले, और रेंट कहता था 5,000 पर मंथ इनटू मई से काउंट करूंगा। अच्छा, ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि भाई कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी ना, ये हमें सवाल बताएगा। लेकिन हमें ये बात पता है कि कैलकुलेशन ने कंपलसरी एंड किस पे होना है? मार्च 23 पर जो है ना वो एंड हो जाना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मई 22 से मार्च 23 तक के मंथ्स काउंट करूंगा तो ये टोटल कितने मंथ्स बन जाएंगे? 11 महीने। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 11 जी मेरा भाई 55,000।
फिर इसमें मैं प्लस कर दूंगा टैक्सेबल प्रीमियम, जिसकी वर्किंग हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगा प्रीमियम। कितना है प्रीमियम मेरे भाई? 50,000 का प्रीमियम रिसीव किया है। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। तो मैंने कहा जी इस प्रीमियम में से हम माइनस कर देंगे रिलीफ। फॉर्मूला लगेगा n-1, दैट इज 20-1, ऐसे ही है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम 50,000 इंटू 2%, 19,000। माइनस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया टैक्सेबल प्रीमियम कितना? 31,000। और ये टैक्सेबल प्रीमियम जाकर इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो मैंने कहा जी टैक्सेबल प्रीमियम को हमने यहां पर लगा के क्या कर दिया? प्लस कर दिया। फिर इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? मैंने कहा जी इसमें से माइनस हो जाएगा अलाउड एक्सपेंसेस। अच्छा, अलाउड एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 गिवन है सवाल में। ठीक है, 20,000 के अलाउड एक्सपेंसेस गिवन है। तो मैंने कहा भाई ये चुपचाप माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करके हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल इनकम। कितनी? 66,000। फिर टोटल इनकम से आगे की कहानी तो सेम है ना, उसमें तो जिंदगी को मसाइल ही नहीं है। टोटल इनकम में से फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर हम क्या माइनस कर देंगे मेरे भाई? पर्सनल अलाउंस। कितना? 12,570। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम 53,430। और फिर इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम चुपचाप क्या अप्लाई कर देंगे? रेट्स अप्लाई कर देंगे कि यार पहले 37,700 पर कितना परसेंट? 20%। तो ये हो जाएगा 7,540। 5,3,430 में से 37,700 पर रेट्स लग गए। एक्सेस बता दो। 15,730, 40%, 6292 प्लस हो जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया भाई। अच्छा, एक चीज और कि ये जो रिलीफ है ना, ये रिलीफ आपको उस वक्त मिलेगा जब आपके लीज के जो नंबर ऑफ इयर्स है वो 50 या फिर उससे कम है। अगर लीज के साल 50 और उससे कम है तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर लीज 50 साल से ज्यादा की है यानी कि 51 इयर्स और उससे ज्यादा की है तो फिर आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इट मींस कि जब तक लीज 50 साल और उससे कम होगी तो मैं प्रीमियम में से रिलीफ माइनस करूंगा और टैक्सेबल प्रीमियम जो है ना उस पर टैक्स दे रहा हूंगा। लेकिन इन केस अगर लीज 50 साल से ज्यादा की है यानी कि 51 इयर्स या फिर उससे ऊपर है तो देयर विल बी नो रिलीफ, फिर कोई रिलीफ नहीं है। और जब कोई रिलीफ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फिर जो आपका प्रीमियम है वही आपका क्या माना जाएगा? टैक्सेबल प्रीमियम माना जाएगा। 50 साल से ऊपर पर जो आपका प्रीमियम होगा वही फिर आपका क्या माना जा रहा होगा मेरे भाई? वही फिर आपका टैक्सेबल प्रीमियम कंसीडर किया जा रहा होगा। फिर आपको किसी भी किस्म की कोई छूट वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा। हाँ, 50 इयर्स और लेस पर है, 51 और उससे ऊपर पर नहीं है। क्लियर है भी बात यहां तक? सवाल नंबर 4 भी निपटा दें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें भी 6th में है तो इसका मतलब है इसमें भी जो मैं रेंट लूंगा वो कितने मंथ्स का होगा मेरे भाई? 11 मंथ्स का। तो मैंने कहा जी रेंट आ जाएगा 8,000 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा? 88,000। इसमें से फिर हम इसमें हम प्लस कर देंगे टैक्सेबल प्रीमियम। निकाल लिया भाई, 40,000 का था प्रीमियम, 40,000 का था। इसमें से आपने माइनस किया होगा रिलीफ, n-1 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंटू 2%। तो हमारे पास रिलीफ माइनस करके आ गया होगा टैक्सेबल प्रीमियम। कितना आया? 36,800। टैक्सेबल प्रीमियम आया 36,800। और इसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया मेरे भाई? अलाउड एक्सपेंसेस। कितने के?
मैंने कहा जी अलाउड एक्सपेंसेस माइनस हो गए 25,000 के, तो प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, टोटल इनकम कितना 99,800। फिर आगे की कहानी सेम है, माइनस क्या करेंगे पर्सनल अलाउंस 12,570, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम कितनी 87230, और फिर इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम क्या अप्लाई कर देंगे, रेट्स अप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा जी रेट्स अप्लाई करते हुए पहले 37,700 पर कितना लग जाएगा 20%, इट विल बी 7540। तो 87230 में से 37,700 पे रेट्स लग गया, एक्सेस क्या बचा 49530 इंटू 40%, 19,812 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। चले जी हेडिंग डाल देंगे वर्किंग ऑफ पर्सनल अलाउंस। तो देखिए अगर हम लॉजिकली देखें ना तो हमें ये बात समझ आती है कि यार ये जो पर्सनल अलाउंस है ना ये भी बेसिकली आपका एक तरह का टैक्स रिलीफ है, सही ना। जो पर्सनल अलाउंस आपको अमाउंट दी जा रही है ये एक तरीके से आपका टैक्स रिलीफ है। टैक्स रिलीफ क्यों है, क्योंकि देखिए पर्सनल अलाउंस असल में आपकी टैक्सेबल इनकम को क्या करती है, रिड्यूस करती है। जब आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ना। ये बात तो अब तयशुदा है कि असल में ये आपकी टैक्सेबल इनकम कम करती है, टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और पूरी दुनिया में हमें ये पता है कि इन द होल वर्ल्ड हम बेसिकली मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि भाई जिसकी इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा है हम उससे पैसे भी ज़्यादा लें, यानी कि टैक्स ज़्यादा लें। जिसकी इनकम ज़्यादा उससे टैक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंगे, जिसकी इनकम कम होगी उससे टैक्स भी हम कंपैरेटिवली कम ले रहे होंगे। ये हमारा बेसिक एक क्राइटेरिया है, ये आप समझ लें बेसिक एक कंसिडरेशन है। अब उसके लिए एक काम तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पहला स्लैब कितने परसेंट का है, 20% का, और दूसरा स्लैब कितने परसेंट का है, 40। यानी कि दूसरे स्लैब में हमने टैक्स परसेंटेज को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तीसरा स्लैब है 45, यानी कि तीसरे स्लैब के अंदर हम एक तरीके से एक इंडिविजुअल की आधी इनकम हजम कर रहे हैं कि अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 45 तो हम ले लेंगे, उसके पास तो 55 ही बचेगा ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपका पेट नहीं भर रहा और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे मजीद टैक्स लायबिलिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो याद रखें कि हमेशा गवर्नमेंट के ना दो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं अपनी टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाने के। एक तो है डायरेक्ट टैक्सेशन। सो जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाते हैं ना तो डायरेक्ट टैक्सेशन में एक इंडिविजुअल को जो है ना वो चीज़ समझ आ रही होती है कि यार मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, और उसमें इंडिविजुअल कंपैरेटिवली क्या करता है, उसमें इंडिविजुअल कंपैरेटिवली ज़्यादा शोर शराबा करता है, ज़्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट को बुरा भला कहेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि मेरी जेब से टैक्स जा रहा है। और दूसरा तरीका होता है टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी थ्रू एन इनडायरेक्ट वे। या तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी और ये सारी चीज़ें बढ़ा दो। जीएसटी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ का एहसास लॉन्ग टर्म पर कस्टमर को नहीं होता, क्योंकि वो जो जीएसटी होता है ना वो असल में एक प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर शामिल होता है, तो उसे उतना एहसास नहीं होता जितना कि टैक्स इनकम पर टैक्स बढ़ाने से होता है। मतलब अगर मुझे कोई बोले ना कि तुम अपनी इनकम पर 10 के बजाय 15% टैक्स दो तो ये चीज़ मुझे फील होगी, लेकिन अगर वो चीज़ों को महंगा कर दे तो शायद मुझे इतना इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, वो चीज़ मुझे इतनी फील नहीं हो रही हो, जेब से पैसा मेरे सेम ही जा रहा होगा, लेकिन वो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। इस वजह से जब हम एक पॉइंट पर आए और हमने सोचा कि यार अब अगर हमें मजीद टैक्स लायबिलिटीज़ को बढ़ाना है, अब अगर हमें मजीद टैक्स लायबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है, तो इन टैक्स लायबिलिटीज़ को बढ़ाने और इन्हेंस करने का तरीक़ाकार क्या होगा, अब हम इन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसने कहा देखो भाई अब परसेंटेज से तो नहीं खेल सकते, परसेंटेज से अब खेला ना तो हालात हो जाएंगे कशीदा, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी डबल है, 20 के बाद ऑलरेडी कितना परसेंट है, 40%। अब अगर इस 40% को बढ़ाया तो तीसरा स्लैब भी और बढ़ाना पड़ेगा और लोग जो है ना वो एहतजाज पे उतर आएंगे, सही ना, धाबड़ धूस बच जाएगी। इससे बेहतर है दूसरा तरीक़ाकार अपनाते हैं, और वो था पर्सनल अलाउंस का। हमें ये बात पता है कि इस वक्त करंट सिचुएशन में
हमारा जो स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस है, हमारा जो स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस है वो कितना है? 12,570। लेकिन देखो इस 12,570 की ना एक अदद इनकम लिमिट है, दैट इज 100,000। इस 12,570 की एक अदद क्या है आपके पास? आपके पास एक अदद इनकम लिमिट है जो कि है पाउंड 100,000। इसका मतलब है कि HMRC ने आपको क्लियरली ये बताया कि बेटा अगर तो तुम्हारी इनकम 1 लाख और उससे कम है, अगर तो तुम्हारी इनकम 1 लाख और उससे कम है, तो मैं तुम्हें पूरा पर्सनल अलाउंस प्रोवाइड करूंगा। कितना? मैं तुम्हें पूरा पर्सनल अलाउंस प्रोवाइड करूंगा 12,570 का। मैं तुम्हें पूरा पर्सनल अलाउंस प्रोवाइड करूंगा 12,570 का। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख से एक्सीड करेगी तो याद रखो कि फिर तुम्हें पर्सनल अलाउंस पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि 1 लाख से ऊपर पर मैं तुम्हारे पर्सनल अलाउंस को क्या करना शुरू कर दूंगा? कम करना शुरू कर दूंगा, रिड्यूस करना शुरू कर दूंगा। अब इससे होगा क्या? देखो, जब पर्सनल अलाउंस कम होगा, जब पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी टैक्सेबल इनकम क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा HMRC ने कहा कि देखो ये पर्सनल अलाउंस कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये पर्सनल अलाउंस पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऐसी होगी जिस पर फिर तुम्हें पर्सनल अलाउंस रिसीव्ड नहीं हो रहा होगा। यानी कि फिर तुम्हारी इनकम का पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा और तुम्हें पूरी इनकम के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैंने कहा ना कि भाई पर्सनल अलाउंस जब आप टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस माइनस करते थे तो असल में ये आपकी टैक्सेबल इनकम की अमाउंट को कम कर रहा था। लेकिन अब अगर पर्सनल अलाउंस नहीं होगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम की अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टैक्सेबल इनकम की अमाउंट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो हमारा यानी कि HMRC का टारगेट था, दैट इज टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, वो अचीव हो जाएगा। जब टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मान लें कि एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम है 1,18,500 और मुझसे ये कहा जाता है कि भाई कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम कितनी है? 1,18,500 और मुझे क्या कहा जाता है कि कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। तो मैंने कहा जी टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि मैं टोटल इनकम लूंगा जो कि है 118,500 और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? पर्सनल अलाउंस। कितना? मैंने कहा भाई पूरा तो माइनस नहीं हो सकता। 12,570 का पर्सनल अलाउंस, ये पूरा पर्सनल अलाउंस उस वक्त माइनस होता अगर मेरी इनकम 1 लाख या फिर 1 लाख से कम होती। अगर मेरी इनकम 1 लाख से कम होती तो मैं पूरा पर्सनल अलाउंस माइनस करता, लेकिन क्योंकि अब मेरी इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो मुझे पूरा पर्सनल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। उसने कहा जी पर्सनल अलाउंस कम होगा, रिड्यूस होगा, 12,570 नहीं मिलेगा, 12,570 से कम मिलेगा। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई ये रिड्यूस किस तरीके से होगा और कितना पर्सनल अलाउंस मिलेगा? उसने कहा जी इसको कम करने का तरीकाकार ये होगा कि जब आपकी इनकम 1 लाख से एक्सीड करेगी ना तो हम पर्सनल अलाउंस की करेंगे वर्किंग, और पर्सनल अलाउंस की वर्किंग में होगा ये कि हम लेंगे टोटल इनकम जो कि सवाल में कितनी थी मेरे भाई? 1,18,500। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? मैंने कहा जी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा इनकम लिमिट। इनकम लिमिट कितनी थी? 1 लाख। टोटल इनकम में से मैं इनकम लिमिट को माइनस कर दूंगा। माइनस करके मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी मेरे भाई? एक्सेस इनकम कितनी? 18,500। एक्सेस इनकम कितनी आ जाएगी? 18,500। और उसने कहा जो भी एक्सेस इनकम होगी ना, याद रखना कि तुम्हारा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा उस एक्सेस इनकम के हाफ से। तुम्हारा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा उस एक्सेस इनकम के हाफ से। तो 18,500 एक्सेस इनकम थी, अब इसकी हाफ अमाउंट से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। हाफ अमाउंट कितनी आएगी? 9,250। ऐसे ही ना?
9250। तो इसका मतलब है कि अब मेरा जो पर्सनल अलाउंस है वो कितनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा मेरे भाई, 9250 से रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरा स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस था 12,570, एडजस्टमेंट इज 9250। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस कितने का, 3320। अब जो पर्सनल अलाउंस मैं अपने पास से माइनस करूंगा वो बेसिकली कितना होगा, वो होगा 3320 का, माइनस करके आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। सिंपल सी कहानी है। जब इनकम 1 लाख से एक्सीड करेगी तो एक्सेस इनकम के हाफ से आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके जो अमाउंट बचेगी वो आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकते होंगे, सेट ऑफ कर सकते होंगे, डिडक्ट कर सकते होंगे। ये बात हम याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। जी भाई, टैक्सेबल इनकम 124,000, टोटल इनकम है 124, या इसको बोला ना कैमरे वाले, 124 माइनस करूंगा पर्सनल अलाउंस, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि मुझे वर्किंग करनी पड़ जाएगी, और वर्किंग के अंदर मैं लूंगा टोटल इनकम 124 में से माइनस करूंगा इनकम लिमिट कितनी, 1 लाख। तो मेरे पास एक्सेस इनकम कितनी आ जाएगी, 24,000, और पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा एक्सेस इनकम के हाफ से। बोर्ड आखिर तक है ना, बट ठीक, एक्सेस इनकम आ जाएगी 24,000 के हाफ से 12,000, यानी कि मेरा पर्सनल अलाउंस कितने से रिड्यूस हो जाएगा मेरे भाई, 12,000 से रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जी स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस जो है वो है 12,570। अगर मैं एडजस्टमेंट कर दूं 12,000 की, तो ये रिड्यूस होकर सिर्फ कितना रह जाएगा, 570। तो पर्सनल अलाउंस आ जाएगा 570, माइनस होकर आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया। और अगर मान लें कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आपकी जो इनकम है, सही, हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैंने कहा जी मान लें कि उसमें आपकी इनकम आ जाती है 137,000, तो आपको क्या होता हुआ नजर आएगा, आपको पर्सनल अलाउंस 0 होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्योंकि मान लें अगर आपकी इनकम 137,000 है, तो मैंने कहा कि जी आपने टोटल इनकम ली 137,000, जब आप पर्सनल अलाउंस की वर्किंग करने जाएंगे तो आप टोटल इनकम में 137,000 रखेंगे, उसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, इनकम लिमिट कितनी, 1 लाख। तो भाई एक्सेस इनकम कितनी आ जाएगी, 37,000, और मेरा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा एक्सेस इनकम के हाफ से। 37,000 का हाफ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, 18,500। तो मैंने कहा मेरा स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस था 12,570, एडजस्टमेंट है 18,500 की, तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि अगर ये माइनस होने वाली अमाउंट 12,570 से ज्यादा है, अगर ये माइनस होने वाली अमाउंट 12,570 से ज्यादा है, तो भाई एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस विल बी 0, और यही अमाउंट मेरी क्या मानी जाएगी, मैंने कहा जी यही अमाउंट मेरी टैक्सेबल इनकम कंसिडर की जा रही होगी, यही अमाउंट मेरी टैक्सेबल इनकम कंसिडर की जा रही होगी। यानी कि अगर मैं इनको थोड़ा सा आसान लफ्जों में कन्वर्ट करूं, सुना गौर से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरी टोटल इनकम डॉट 1,25,140 पर पहुंचेगी, 125,140, तो मेरा पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उठाएं जरा कैलकुलेटर, क्योंकि देखें जब आपकी टोटल इनकम 1,25,140 होगी, तो आप इसको कंपेयर करेंगे इनकम लिमिट से जो कि 1 लाख है। मैं 1 लाख में से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो एक्सेस इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 25,140। इसका लेंगे हाफ तो आएगा 12,570। यानी कि अब आप ये बात याद रख लें कि जैसे ही आपकी इनकम
1,25,140 या फिर उससे एक्सीड करेगी, आपकी टोटल इनकम 1,25,140 या फिर उससे एक्सीड करेगी, तो आपका पर्सनल अलाउंस बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका पर्सनल अलाउंस बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। फिर आपको उसकी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। जैसे यहाँ पर भी हमने जब देखा तो हमारी टोटल इनकम 137,000 हो गई थी। 137,000 का मतलब यही है कि आपकी इनकम 1,25,140 से क्या हो गई? एक्सीड हो गई। जब वो 125,140 से एक्सीड हो गई तो आपका पर्सनल अलाउंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फिर योर टोटल इनकम विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम। फिर आपको और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। अच्छा जी, फिर आपके पास कहानी आ जाएगी किसकी मेरे भाई? मैंने कहा जी फिर आपके पास कहानी आ जाएगी वर्किंग ऑफ टैक्स रेट्स की। स्लैब्स हमने पढ़ लिए लास्ट क्लास में। कितने स्लैब्स हैं टोटल? 3 स्लैब्स हैं। पाउंड 1 से 37,700 पर कितना परसेंट लगेगा मेरे भाई? 20% लगेगा। फिर 37,701 से लेकर 150 तक कितना परसेंट लगेगा? 40% लगेगा। और उससे ऊपर कितना लगेगा? 45% लगेगा ना। ये बात हमने पढ़ ली और समझ ली। लेकिन देखिए, अब तक हमने जितने सवाल किए, हैंड आउट में से भी हमने 4 सवाल कर लिए। तो अभी तक हमारे पास जो कहानी आ रही थी वो कितने स्लैब्स की आ रही थी? 2 स्लैब्स की आ रही थी। मान लें कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और सवाल कहता है कि बेटे तुम्हारी टोटल इनकम है पाउंड 189,000, तो जरा हमें बेहतरीन सी एक अदद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बता दो। सही है। तो मैंने कहा जी टैक्स रेट्स थे 37,700 तक 20 था, फिर ये एक्सीड हुआ कितने पर? 40 पर, और फिर ये मजीद एक्सीड हो गया कितने पर? 45% पर। ऐसे ही है। तो अब अगर मैं इस पर कैलकुलेशन करने जाऊं तो हालात क्या होंगे? मैंने कहा जी अब अगर मैं इस पर कैलकुलेशन करने जाऊं तो होगा ये कि मैं सबसे पहले उठाऊंगा टोटल इनकम कितनी? 189,000, और इसमें से माइनस करूंगा पर्सनल अलाउंस कितना? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इनकम 1,25,140 से एक्सीड कर गई है। और हमने पढ़ा कि जब इनकम 1,25,140 से एक्सीड कर जाएगी तो आपका पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा जी पर्सनल अलाउंस 0 हो गया, तो मेरी टैक्सेबल इनकम भी कितनी हो जाएगी? 189,000। अब लगेंगे टैक्स रेट्स। तो जब मैं टैक्स रेट्स लगाने जाऊंगा तो इस बार पहला वाला स्लैब भी यूज हो रहा है, दूसरा वाला भी पूरा यूज हो रहा है, और बची हुई इनकम कौन से स्लैब में जाएगी मेरे भाई? तीसरे स्लैब में जाएगी। तो मैंने कहा जी पहला स्लैब जी भाई 37,700 पर कितना परसेंट? 20%। एग्रीड। अब दूसरे स्लैब में कितनी अमाउंट आएगी? क्या दूसरे स्लैब में 1.5 लाख आएंगे? 1.5 लाख तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि दूसरे स्लैब में तो 1.5 लाख उस वक्त आते जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होता। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है 37,700 से 150। इसका मतलब है कि मुझे दूसरे स्लैब की लिमिट निकालनी पड़ेगी, और दूसरे स्लैब की लिमिट निकालने के लिए मैं 1,50,000 में से 37,700 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। 1,50,000 में से 37,700 को क्या कर देंगे मेरे भाई? माइनस कर देंगे। तो उठाएं कैलकुलेटर। 1,50,000 में से जब आप 37,700 को माइनस करेंगे तो मुझे बताओ माइनस करके क्या वैल्यू बचेगी? 1,12,300। ऐसे ही है ना, 1,12,300। ये दूसरे स्लैब की मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब है कि जब आपको किसी सवाल में लगे कि सर इस बार दूसरा स्लैब भी पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, तो याद रखें कि दूसरे स्लैब में जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 1,12,300 होगी। और इस पर कितना परसेंट टैक्स दूंगा? 40। जी भाई 44,920। 37,700 पर रेट लग गए, 1,12,300 पर रेट लग गए, यानी कि कंबाइन होकर टोटल कितने पे रेट लग गए? 1,50,000 पर आउट ऑफ 189,000।
189,000 में से 1.5 लाख पर रेट लग गए, एक्सेस बता दो क्या बचा? 39,000। और ये 39,000 जाएगा तीसरे स्लैब में, और तीसरे स्लैब में जाकर इस पर टैक्स लग जाएगा कितने परसेंट का? 45%। 17,550 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी एक बेहतरीन और जालिमाना किस्म की टैक्स लायबिलिटी। ये 4 इनकम्स मैंने आपको दी हैं, टोटल इनकम्स हैं ये चारों, इन पर सेपरेटली अलग अलग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बता दें जरा। तो जरा आंसर्स बता दें। पहले वाले का आंसर क्या है? 40,332। ऐसा ही है। 1,21,500 में से पर्सनल अलाउंस माइनस होता, पर्सनल अलाउंस की वर्किंग होनी थी। 1 to 1 500 में से को हम कंपेयर करते 1 लाख से, तो मेरे पास एक्सेस इनकम आती 21,500। तो मैं 21,500 जो एक्सेस इनकम है उसका लेता हाफ क्या था? कितना? 10,750। 10,750 आता एक्सेस, और फिर उसमें से चीज़ें माइनस करता, वो पर्सनल अलाउंस में से माइनस करके जो पर्सनल अलाउंस बचता वो माइनस करता, तो मेरे पास जो अमाउंट बचती दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम। और फिर उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम क्या अप्लाई करते मेरे भाई? रेट्स अप्लाई कर रहे होते, और रेट्स अप्लाई करके हमारे पास आंसर बनता 40,332। ठीक हो गया एक। दूसरा 52,060। तीसरा 71360। 86210। चेक कर लें भाई। बाकी अगर किसी का आंसर चेंज आ रहा है तो मुझे दिखा दे ताकि मैं चेक करके बता दूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस वाला जो हैंडआउट है जरा उसमें देखिए पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 कुछ कहता है, उसने कहा कि जी मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ, सोच है आपकी। इन केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी द इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अलाउड बट अकॉर्डिंग टू सम स्पेशल टैक्स रूल्स। मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, वहां नॉर्मली यूके के अंदर जो नॉर्मली प्रॉपर्टी परचेज होती है दैट इज ऑन मॉर्गेज, ठीक है ना, आपने लोन पर ली हुई होती है। अब जब आपने लोन पर ली हुई है, आपने लोन पर प्रॉपर्टी ली, वो तो आपने रेंट आउट कर दी, उससे रेंटल इनकम आ रही है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको हर महीने उस लोन की अमाउंट की एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती होगी। वो जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते होंगे दैट इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, दैट इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। और वो 2 थिंग्स क्या क्या होंगी मेरे भाई? एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरी इंटरेस्ट की अमाउंट। अब ये बात हमें पता है कि भाई उस इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो तो हमारी लायबिलिटी है, तो उसको तो माइनस करने की इजाजत आपको नहीं है, वो तो लायबिलिटी है, वो आपने वापस करना ही करना है। उस लायबिलिटी के ऊपर जो आपका एडिशनल खर्चा है या जो आपका एडिशनल एक्सपेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो जो एडिशनल खर्चा या एडिशनल एक्सपेंस है वो आपका कौन सा है मेरे भाई? वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो कि आपको एक तरीके से अपने पास से क्या करना है? माइनस करना है, डिडक्ट करना है। लेकिन HMRC ने कहा कि देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस डायरेक्ट माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो तुम्हारा खर्चा है, मेरी नजर में वो नॉट डिडक्टेबल है, यानी कि मैं उसे एज एन एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा। सही ना, मैं उसे एज एन एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि होगा ये कि उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट पर मैं तुम्हें दूंगा टैक्स रिलीफ। उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट पर मैं तुम्हें क्या दूंगा मेरे भाई? उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट पर मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा टैक्स रिलीफ। अच्छा, टैक्स रिलीफ का मतलब क्या होता है? अगर हम थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझें तो मैंने कहा जी टैक्स रिलीफ का मतलब होता है टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स रिलीफ का मतलब होवे है टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। असल में ये क्या कर रहा है? असल में ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा।
तो उसने कहा जैसे तुम बाकी एक्सपेंसेस माइनस करते हो ना, इस बात को याद रखो कि ये बाकी एक्सपेंसेस की तरह ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसे तुम एज इट इज अपने पास से माइनस नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता क्योंकि ये एक्सपेंस है, इतना तो मुझे आइडिया है कि ये एक्सपेंस है, तुम्हारा खर्चा तो हुआ है, तो मैं तुम्हें इसे एक और तरीके से माइनस करने की इजाजत दूंगा, और वो तरीकाकार ये होगा कि मैं तुम्हें इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट पर प्रोवाइड करूंगा टैक्स रिलीफ, और ये टैक्स रिलीफ होगा एट द रेट ऑफ 20%। यानी कि तुम रेंट लोगे, उसमें टैक्सेबल प्रीमियम को ऐड करोगे, उसमें जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस हैं अदर देन इंटरेस्ट माइनस करोगे, इन सब को प्लस माइनस करके तुम्हारे पास आवेगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से माइनस करोगे पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद तुम्हारे पास आएगी टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर तुम रेट लगाओगे, रेट लगा के तुम्हारे पास क्या आएगी, टैक्स लायबिलिटी। वो जो टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, फिर उस टैक्स लायबिलिटी में से तुम माइनस करोगे ये टैक्स रिलीफ, और उसको माइनस करने का तरीकाकार ये होगा कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट होगी ना, मैं उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट का कितना परसेंट अपने पास से माइनस कर दूंगा, 20%। उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट का 20% मैं अपने पास से क्या कर दूंगा मेरे भाई, माइनस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट का कितना परसेंट मैं अपने पास से माइनस कर दूंगा, 20% मैं अपने पास से माइनस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। इस बात को हमने याद रखना होगा। क्या ये बात क्लियर है? जरा ऐसे कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 5 पर नजरसानी कर लें, 5 और 6। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो सवाल थे ना, ठीक हो गया। तो अगर हम सवाल नंबर 5 पर आए, तो ऑन 6 जून 2022, अच्छा जून है तो मुझे जून से मार्च तक के मंथ्स काउंट करने होंगे। जून से मार्च तक के मंथ्स कितने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे ना, ठीक हो गया। जून से मार्च तक हो जाएंगे 10 महीने। तो मैंने कहा भाई इसका रेंट कितना था, 10,000। 10,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100,000। ऐसे ही है भाई, एग्रीड है इस पे। ही इनकर्ड अलाउड एक्सपेंसेस ऑफ £8,000 इन 22-23। ठीक है, अलाउड एक्सपेंसेस हैं। मैंने कहा जी अलाउड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। कितने के दें, 8,000 के। अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल इनकम। कितनी आ जाएगी, 92,000 की टोटल इनकम आ जाएगी। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा पर्सनल अलाउंस, पूरा 12,570। तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टैक्सेबल इनकम कितनी, 79430। 79430 विल बी कंसिडर्ड एज माय टैक्सेबल इनकम। और इस पर रेट अगर अप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब वो हो जाएगा 37,700 पर 20%, 7540। 79430 में से 37,700 पर रेट्स लग गए। एक्सेस बता दो, 41730 का हो जाएगा 40। 16692 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। सॉरी, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, टैक्स रिलीफ। और टैक्स रिलीफ माइनस होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट का कितना परसेंट, 20%। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट कितनी थी, 12,000। तो मैं 12,000 का 20% माइनस कर दूंगा। तो मैंने कहा जी हम लेंगे 12,000 और 12,000 का 20%, कितना आ जाएगा ये, 2400। तो माइनस करके आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया। और सवाल नंबर 6 में भी कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, सवाल नंबर 6 में भी आपने जो प्रॉपर्टी रेंट आउट किया है वो जून में किया है ना, तो रेंट तो वही आ जाएगा 10,000 का 10 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 1 लाख। फिर उसके आगे कहानी क्या है, अच्छा प्रीमियम की कहानी है। तो मैंने कहा जी मैं प्लस करूंगा टैक्सेबल प्रीमियम
और टैक्सेबल प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कितने की थी 50,000, और उसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, रिलीफ, n minus 1 multiply by amount of premium into 2%, n is 25 minus 1 into 24,000 माइनस होगा तो टैक्सेबल प्रीमियम विल बी 26,000। तो मैंने कहा जी टैक्सेबल प्रीमियम माइनस हो जाएगा, और सॉरी ऐड हो जाएगा 26,000 से। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस कितने थे 10,000 के, माइनस करूंगा अलाउड एक्सपेंसेस 10,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम कितनी 1,16,000। फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, पर्सनल अलाउंस, लेकिन क्योंकि इनकम 1,00,000 से ज्यादा है तो पर्सनल अलाउंस की क्या हो रही होगी, वर्किंग हो रही होगी। कर लेंगे ना, वर्किंग तो सिंपल है, 1,16,000 है, इसको मैं कंपेयर करूंगा इनकम लिमिट 1,00,000 से, तो एक्सेस इनकम कितनी आ जाएगी 16,000, और पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा एक्सेस इनकम के हाफ से, यानी कि मैं 16,000 का हाफ लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8,000। तो इसका मतलब है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा 8,000 से, 12,570 था, 8,000 से रिड्यूस होगा तो कितना बचेगा 4,570, 4,570 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम कितनी, इस पर रेट सप्लाई हो जाएंगे। अगेन दो ही स्लैब यूज हो रहे होंगे, तो पहले 37,700 पर कितना परसेंट आ जाएगा 20%, तो कितना होगा 7,540। एक्सेस इनकम कितनी बचेगी 7,3730, रेट लग जाएगा 40%, कितना 29492, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स रिलीफ। टैक्स रिलीफ कितना माइनस होगा मेरे भाई, इंटरेस्ट इनकम का, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस का 20%, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था 15,000, उसका 20% माइनस कर देंगे, 15,000 का 20%, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई 3,000 हो जाएगा। तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी, सिंपल और आसान। ठीक हो गया, क्लियर है बात यहां तक, चलें जी। अच्छा, इसी तरीके से वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 9 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 9 तक हमने चीज़ें निपटा दी थी। अब हम जो अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 में है जी, इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन अनदर एक्सपेंस इज अलाउड नोन एज रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। ठीक हो गया। उसने कहा कि भाई अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है ना, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में मैं तुम्हें एक और एडिशनल एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत दूंगा, एंड दैट एडिशनल एक्सपेंस विल बी नोन एज रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। That additional expense is known as replacement furniture relief। लेकिन याद रखें कि ये replacement furniture relief सिर्फ आपको कब मिलेगा, जब आपने जो प्रॉपर्टी रेंट आउट की है वो बेसिकली कौन सी है मेरे भाई, फर्निश्ड प्रॉपर्टी है। आपने जो प्रॉपर्टी रेंट आउट की है वो पर्टिकुलरली कौन सी प्रॉपर्टी है, वो आपकी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं ना, तो उसमें दो केसेस आते हैं, एक आइदर वो प्रॉपर्टी फर्निश्ड होगी, या फिर दूसरा आइदर वो प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे भाई, अनफर्निश्ड होगी। या तो वो फर्निश्ड है या फिर अनफर्निश्ड है। अच्छा, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड के दरमियान बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने देखिए इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंशिएशन ये है कि अनफर्निश्ड का मतलब ये है कि आपने सिर्फ घर रेंट आउट किया, और घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी एसेट्स हैं ना, ये सारे एसेट्स टेनेंट खुद लेकर आएगा अपने। जबकि फर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब है कि आपने घर पूरा फर्निश्ड विद फर्नीचर रेंट आउट किया है, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ऑनर ने खुद लेकर टेनेंट को दी हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अगर आप फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट आउट करेंगे तो आप टेनेंट से रेंट भी कंपैरेटिवली क्या करेंगे मेरे भाई, ज़्यादा चार्ज करेंगे। फिर आप टेनेंट से रेंट भी कंपैरेटिवली क्या करेंगे, आप टेनेंट से रेंट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे, उससे अमाउंट भी आप ज़्यादा रिसीव कर रहे होंगे। ये बात तो तयशुदा है ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
अब घर में इस्तेमाल होने वाले कई एसेट्स हैं। रिप्लेसमेंट फर्नीचर का मतलब, यहां पर फर्नीचर का मतलब है घर में इस्तेमाल होने वाले सारे फिक्स्ड एसेट्स, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, टीवी, होम थिएटर सिस्टम, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, मतलब जितने भी घर में इस्तेमाल होने वाली बेसिक एसेसरीज है ना, या बेसिक जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को कंबाइन करके हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? फर्नीचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि यहाँ पर फर्नीचर का मतलब खुद इटसेल्फ सिर्फ फर्नीचर नहीं है, सही ना। यहाँ पर फर्नीचर का मतलब खुद इटसेल्फ सिर्फ फर्नीचर नहीं है, बल्कि इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा कि और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और जो चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की कि इसके अंदर और क्या क्या शामिल होगा। इसके अंदर और शामिल हो जाएगा घर में इस्तेमाल होने वाले सारे एसेट्स। अनफर्निश्ड और फर्निश्ड के दरमियान का फर्क हमें समझ आ गया। अनफर्निश्ड और फर्निश्ड के दरमियान कैलकुलेशन में सिर्फ इस एक चीज का फर्क है, यानी कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ नहीं होगा, लेकिन फर्निश्ड अकोमोडेशन में रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ होगा, सही ना। ये रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ उसके अंदर क्या कर रहा होगा? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसे ही आएंगी, रेंट वैसे ही आएगा, अलाउड एक्सपेंसेस वैसे ही आएंगे, टैक्सेबल प्रीमियम वैसे ही आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने पढ़ी हुई है। बाकी सारी चीजें एज इट इज वही पुरानी वाली होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो मेजर चेंज आएगा, जो एक बेसिक चेंज आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा मेरे भाई? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ का जो है ना वो बेसिक डिफरेंस आ रहा होगा कि भाई अगर आपने फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट आउट किया है तो मैं आपको एक एडिशनल एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत दूंगा, एंड दैट एक्सपेंस विल बी रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमने घर फर्निश्ड रेंट आउट किया है या अनफर्निश्ड रेंट आउट किया है। अब जाहिर सी बात है ना, मैं घर रेंट आउट कर रहा हूँ, अब मैं चला गया, मैंने घर रेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्निश है कि अनफर्निश है? देखो ये बात सवाल में लिखी हुई होगी। एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि आप जो घर रेंट आउट करने जा रहे हैं आइदर वो फर्निश्ड है या फिर आइदर वो अनफर्निश्ड है। उसमें आपको खुद से कोई चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। वो एग्जामिनर आपको ये बात खुद बताएगा कि आइदर ये फर्निश्ड है या फिर आइदर ये अनफर्निश्ड है। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सवाल में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आइदर घर फर्निश्ड है या फिर अनफर्निश्ड है, तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो घर अनफर्निश्ड कंसिडर किया जा रहा होगा। अगर एग्जामिनर ने खुद बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जी मिस्टर ए रेंट आउट हिज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, जिंदगी का मसला हल। अगर एग्जामिनर ने आपको बताया कि मिस्टर ए रेंट आउट हिज फर्निश्ड अकोमोडेशन, जिंदगी का मसला हल। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि जी मिस्टर ए रेंट आउट हिज अकोमोडेशन, अब सवाल ने खामोशी इख्तियार कर ली है और बड़ी शदीद किस्म की खामोशी इख्तियार कर ली है, तो जब आपको ऐसा लगे कि सर सवाल ने तो खामोशी इख्तियार कर ली है, अब क्या करें? तो भाई ऐसी सिचुएशन में जब सवाल खामोशी इख्तियार कर लेगा तो फिर हम क्या मानकर चलेंगे कि वो कौन सी अकोमोडेशन होगी? वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन होगी। फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में एग्जामिनर हमेशा आपको बताएगा, फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में एग्जामिनर हमेशा आपको बताएगा कि ये फर्निश्ड अकोमोडेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये बात याद रखनी होगी। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? कोई मसाइल? अब इसमें होगा क्या? देखो इसमें टोटल जो हमारे पास आते हैं ना, वो आते हैं 4 केसेस। केस नंबर 1 में हम बात करेंगे रिप्लेस्ड विद the same standard asset. केस नंबर 1 है replaced with the same standard asset. मिस्टर ए ने घर परचेज किया और घर परचेज करके अब उनके जहन में ये प्लानिंग थी कि मैं अब इस घर को क्या करूंगा मेरे भाई, रेंट आउट करूंगा और उससे रेंटल इनकम जनरेट करूंगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ये करें कि इस घर को तो हमने रेंट आउट करना ही है, क्यों ना हम ये भी करें कि हम इस घर को फर्निश्ड तौर पर जो है ना वो रेंट आउट करें। सही ना? हम इस घर को किस हिसाब से रेंट आउट करें मेरे भाई? हम इस घर को फर्निश्ड बेसिस के हिसाब से रेंट आउट करें। अब फर्निश्ड बेसिस के हिसाब से उसने ये प्लान किया कि यार मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं मार्केट से एक सोफा परचेज करके घर पे डाल देता हूँ और मैं HMRC को कहूँगा कि मैंने फर्निश्ड जो है ना वो घर रेंट आउट किया है।
ये बात क्लियर हो गई। अब वो गया मार्केट में, मार्केट से उसने एक सोफा परचेज किया, दैट वाज अ 4 सीटर सोफा, और वो 4 सीटर सोफा उसने परचेज किया 1900 का। वेरी फर्स्ट टाइम उसने वेरी फर्स्ट टाइम ये 4 सीटर सोफा परचेज किया। 4 सीटर सोफा उसने कंधे पे डाला, सही ना, 4 सीटर सोफा उसने किस पे डाला मेरे भाई, कंधे पे डाला, और वो चल निकला। घर गया, घर में वो सोफा रखा, उसका जो बिल था वो जेब में रख के फौरन से पहुंचा HMRC के पास, जिससे वो ये कहेगा कि भाई अब मुझे इस अमाउंट के ऊपर आपने क्या देना है, रिलीफ देना है, क्योंकि आपने वादा किया था कि अगर आप फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट आउट करेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको उसके ऊपर रिलीफ प्रोवाइड करूंगा। तो वो भागा भागा गया उससे क्या हासिल करने के लिए, वो भागा भागा गया उससे रिलीफ हासिल करने के लिए। अब जब वो HMRC के पास गया ना, और उसने HMRC को बताया कि सर मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ये सोफा परचेज किया है और सोफा परचेज करके घर पे डाल दिया है, तो अब आप मुझे क्या प्रोवाइड कर दें, रिलीफ। तो HMRC ने कहा कि देखो, रिलीफ लेने आने से पहले ना तुम्हें जरा करना ये चाहिए था कि तुम जरा तसल्ली के साथ रिलीफ का नाम पढ़ लेते। अगर तुम तसल्ली के साथ रिलीफ का नाम पढ़ लेते ना तो बेटा तुम अभी मेरे पास ना आते, क्योंकि अगर तुम तसल्ली से रिलीफ का नाम देखो तो रिलीफ का नाम क्या है, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि ये रिलीफ वेरी फर्स्ट टाइम परचेजिंग के ऊपर नहीं मिलेगा, ये रिलीफ तुम्हें मिलेगा एसिड की किसके ऊपर, रिप्लेसमेंट के ऊपर। जब तुम पहला वाला एसिड फेंकोगे और उसकी जगह दूसरा वाला एसिड लेकर आओगे तो तुम्हें यह रिलीफ क्या किया जा रहा होगा मेरे भाई, प्रोवाइड किया जा रहा होगा, जिससे हम रिप्लेसमेंट का नाम देंगे। HMRC ने आपको यह समझाया कि बेटा देखो, एक बात मेनली ये समझो कि ये जो एसिड तुमने वेरी फर्स्ट टाइम परचेज किया है ना, तो जब तुम वेरी फर्स्ट टाइम ये एसिड परचेज करके लेकर आए हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम पढ़कर आए हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं थी। इस वजह से उसने ये बात क्लियरली बता दी कि क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हम इसको माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई ये रिलीफ कब मिलेगा, उसने कहा जी ये रिलीफ मिलेगा जब ये वाला सोफा खराब होगा। सुनना और से, जब ये वाला सोफा खराब होगा तुम इसको फेंकोगे और तुम इसकी जगह दूसरा सोफा लेकर आओगे, क्योंकि जब तुम पहले सोफे की जगह दूसरा सोफा लेकर आओगे तो वो जो दूसरा सोफा तुमने परचेज किया होगा अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जब तुम रिप्लेस करोगे ना एसेट को, तो मैं रिप्लेसमेंट के ऊपर तुम्हें क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हें रिप्लेसमेंट के ऊपर रिलीफ प्रोवाइड करूंगा। वेरी फर्स्ट टाइम परचेजिंग के ऊपर कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब जब HMRC ने रूल बना दिया था तो उसके अलावा तो मेरे पास कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। मैं चला गया घर और इंतजार करने लगा कि जब ये सोफा खराब होगा मैं इसकी जगह दूसरा सोफा परचेज करूंगा, तब की कहानी आगे देखेंगे। 3-4 साल गुजरे, टेनेंट ने सोफा इस्तेमाल किया, 3-4 साल में सोफे की आंखी शाखें बाहर आ गई, ठीक है ना। फिर आपने फैसला किया कि अब मैं इस सोफे को उठाकर फेंकूंगा और इसकी जगह दूसरा सोफा परचेज करके लेकर आऊंगा। आपने पहला वाला सोफा फेंका और उसकी जगह आप रिप्लेस करके लेकर आए सेम स्टैंडर्ड, यानी कि रिप्लेस विथ 4 सीटर सोफा। और इस बार वो सोफा आप खरीद के लेकर आए मेरे भाई कितने का, पाउंड 2300 का, सही ना। इस बार आप वो सोफा परचेज करके लेकर आए कितने का, पाउंड 2300 का सोफा परचेज करके लेकर आए। ठीक हो गया, 2300 का वो सोफा आपने परचेज कर लिया। अब आप HMRC के पास गए, अब आपने HMRC को वही कहानी सुनाई। अब जो बिल दिया ना, HMRC ने कहा अब मैं तुम्हें रिलीफ दूंगा, क्योंकि तुमने अब क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो वेरी फर्स्ट टाइम पर मैंने तुम्हें रिलीफ नहीं देना था, रिप्लेसमेंट में अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, रिलीफ प्रोवाइड करूंगा। और उसने कहा जी देखो, रिलीफ बहुत ही आसान और सिंपल है, और वो बहुत ही आसान और सिंपल ये है कि जो रिप्लेस्ड एसिड होगा ना, इस रिप्लेस्ड एसिड की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी योर डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो रिप्लेस एसिड की कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को पूरा का पूरा तुम 100% एज एन एक्सपेंस अपने पास से क्या कर लोगे मेरे भाई, उस कॉस्ट को पूरा का पूरा 100% एज एन एक्सपेंस तुम अपने पास से माइनस कर लोगे, डिडक्ट कर लोगे। और वो जब तुम इस एक्सपेंस को माइनस करोगे तो वो माइनस किस नाम से हो रहा होगा, एज अ रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ के नाम से हो रहा होगा। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि HMRC ने कहा कि जब तुम एसिड वेरी फर्स्ट टाइम खरीदोगे तो मैं तुम्हें कोई रिलीफ नहीं दूंगा,
जब तुम एसेट वेरी फर्स्ट टाइम खरीदोगे तो मैं तुम्हें कोई रिलीफ नहीं दूंगा। जब एसेट रिप्लेस्ड होगा तो रिप्लेस्ड एसेट के ऊपर मैं तुम्हें रिलीफ प्रोवाइड करूंगा, और वो रिलीफ ये होगा कि जो रिप्लेस्ड एसेट होगा उसकी कॉस्ट 100% एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस तुम अपने पास से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। उसकी कॉस्ट 100% एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस तुम अपने पास से क्या कर लोगे मेरे भाई, माइनस कर लोगे, डिडक्ट कर लोगे। उसमें तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? और इसी में एक कहानी आती है जो कि इसका केस नंबर 2 माना जाता है, दैट रिप्लेस्ड विद द हाई स्टैंडर्ड एसेट। केस नंबर 2 में हम क्या पढ़े, रिप्लेस विद द हाई स्टैंडर्ड एसेट। सेम कहानी, आपने घर परचेज किया, रेंट आउट किया, और आपने वेरी फर्स्ट टाइम एक सोफा परचेज किया, दैट इज अ 4 सीटर सोफा, जो आपने परचेज किया 2000 पाउंड का। आपने सोफा घर पे रखवाया, आप पर्ची लेकर HMRC के पास गए, आपने HMRC से कहा रिलीफ दे दो। HMRC ने फिर वही वाली कहानी सुनाई कि भाई ये तो वेरी फर्स्ट टाइम तुमने परचेज किया है, तो अभी हम तुम्हें इस पर रिलीफ नहीं देंगे। वेरी फर्स्ट टाइम परचेजिंग के ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिलता है। अब अगर तुम्हें रिलीफ चाहिए तो रिलीफ के लिए तुम्हें इस एसेट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, रिप्लेस करना पड़ेगा। तुम एसेट को रिप्लेस करोगे तो हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हम रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो पूरी कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने आपको सुनाई। ठीक हो गई बात यहां तक। अब बारी आई रिप्लेसमेंट की। 2 3 4 साल एसेट इस्तेमाल हुआ, सोफा इस्तेमाल हुआ, आंखें बाहर आई, आपने सोफा फेंका और अब आप गए सोफा रिप्लेस करने। लेकिन इस बार आपने किया ये कि जब आप रिप्लेसमेंट पे गए तो आपने एसेट को रिप्लेस किया विद द हाई स्टैंडर्ड एसेट। अब तुमने एसेट खरीदा हुआ था 4 सीटर सोफा, लेकिन जब तुम रिप्लेस करने गए ना तो तुमने उसे रिप्लेस किया, रिप्लेस विथ द 8 सीटर सोफा। तुमने उसे कितने से रिप्लेस किया मेरे भाई, तुमने उसे रिप्लेस किया 8 सीटर सोफा से, सही ना। तुमने उसे किससे रिप्लेस किया, 8 सीटर सोफा से रिप्लेस कर लिया। और ये जो 8 सीटर सोफा तुम परचेज किया ना तुमने, ये तुमने परचेज किया 3900 पाउंड का। अब जब तुमने दुकानदार से ये 8 सीटर सोफा खरीद लिया, सुजुकी पर चढ़ा दिया, पैसे दे दिए, बिल बन गया, सब कुछ हो गया, फिर चलते चलते तुम्हारे ध्यान में आया कि यार एटलीस्ट इससे पूछ तो लूं कि आज की तारीख में जब मैंने तुमसे 8 सीटर सोफा खरीदा है तो आज की तारीख में 4 सीटर सोफा की प्राइस कितनी है, सही ना। चलते चलते जरा पूछ लें तो एक एतमाद बहाल हो जाएगा। और चलते चलते पूछ लेंगे, किसी ने रास्ते में पूछ लिया कि भाई 4 सीटर सोफा कितने का था, तो क्या शक्ल दिखाऊंगा कि मैं 8 सीटर सोफा खरीद के लाया लेकिन 4 सीटर सोफा की प्राइस भी नहीं पूछी। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा कि सर ये आज की तारीख में अगर मैं 4 सीटर सोफा खरीदता तो 4 सीटर सोफा की प्राइस कितनी थी। तो उसने कहा सर आज की तारीख में 4 सीटर सोफा की प्राइस है 2500। आज की तारीख में 4 सीटर सोफा की प्राइस कितनी है मेरे भाई, 4 सीटर सोफा की प्राइस है 2500, 2500। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने हाथ वाथ मिलाया, सोफा घर पहुंचाया और फिर पर्ची लेकर भागा किसके पास, पर्ची लेकर भागा भाई HMRC के पास, सही ना। पर्ची लेकर भागा भाई HMRC के पास। तो जब मैं पर्ची लेकर भाई HMRC के पास पहुंचा तो HMRC ने कहा यार ठीक है महंगाई हुई है, लेकिन इतनी भी क्या महंगाई कि वो सोफा 2000 का था और एकदम से सोफे की प्राइस डबल हो गई, 3900 हो गई, ये कैसे पॉसिबल है। उसने कहा नहीं सर, मसला ये है कि वो जो पिछली पर्ची मैं आपके पास लेकर आया ना 2000 वाली, वो जो पर्ची थी वो असल में कौन सी थी, 4 सीटर सोफा की। और अब जो मैं पर्ची लेकर आया हूं वो असल में पर्ची किसकी है मेरे भाई, 8 सीटर सोफा की। मैंने थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का एसेट परचेज किया। तो उसने कहा ये तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अगर तुमने एसेट को रिप्लेस किया है विद द हाई स्टैंडर्ड एसेट तो इसका मतलब है कि एसेट का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ गया। और जब एसेट का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है तो ये तो अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है।
जब एसेट का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है तो ये क्या माना जाता है मेरे भाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब अगर तुमने हाई स्टैंडर्ड एसेट सोफा परचेज किया है तो ये तो अगेन तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है, और अगर तुमने अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करने की इजाजत नहीं दे रहे होंगे, सही ना। वी विल नॉट अलाउड टू डिडक्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम इस अमाउंट को माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। तो मैंने तो उधर रौला रप्पा मचा दिया, अस्तीने चढ़ा के रोना शुरू कर दिया कि भाई ये बात तो आपको पहले बतानी चाहिए थी, आपने तो सिर्फ बात की किसकी, रिप्लेसमेंट फर्नीचर की। अब जब आप सिर्फ रिप्लेसमेंट फर्नीचर की बात कर रहे थे तो मैंने तो उसी के हिसाब से काम किया, मैंने तो उसी के हिसाब से चीजें अप्लाई की। तो अब अगर चीजों में डिफरेंस था या कोई दूसरे मसले मसाइल थे तो आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। अब आप अगर ये बात अभी बता रहे हैं तो अभी ये बात मेरे किसी काम की नहीं है। जब HMRC ने मेरा रोना वोना देखा तो उसने कहा अच्छा तो जरा तसल्ली रखो, जज्बात पे काबू रखो, इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि 8 सीटर सोफा की अमाउंट तो मैं माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि क्या तुमने वहां से निकलते हुए 4 सीटर सोफा की प्राइस पूछी थी? मैंने कहा हाँ ये कारनामा मैंने सर अंजाम दिया था। जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने 4 सीटर सोफा की प्राइस पूछी थी, जो कि कितनी थी मेरे भाई, 2500 पाउंड। तो उसने कहा ये काम करते हैं कि मैं तुम्हें हाई स्टैंडर्ड के एसेट की वैल्यू माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सेम स्टैंडर्ड एसेट की वैल्यू माइनस करने की इजाजत दे सकता हूं। इसका मतलब है कि भले तुमने रिप्लेस हाई स्टैंडर्ड एसेट से किया है, लेकिन जो अमाउंट तुम अपने पास से माइनस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एसेट। यानी कि ये सेम स्टैंडर्ड एसेट की जो कॉस्ट होगी, दैट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज योर डिडक्टेबल एक्सपेंस। इट मींस कि अगर तुमने सेम स्टैंडर्ड एसेट से रिप्लेस किया तो जो दूसरे एसेट की कॉस्ट होगी वो पूरी माइनस हो जाएगी। अगर तुमने हाई स्टैंडर्ड एसेट से रिप्लेस किया तो HMRC ने कहा कि भाई मैं हाई स्टैंडर्ड एसेट रिप्लेसमेंट को नहीं मानता, मैं हाई स्टैंडर्ड एसेट की वैल्यू को माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि तुमने एसेट रिप्लेस किया है तो मैं तुम्हें रिलीफ जरूर दूंगा। और वो रिलीफ कुछ इस तरीके का होगा कि मैं तुम्हें वो अमाउंट माइनस करने की इजाजत दूंगा ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एसेट। मैं तुम्हें वो अमाउंट माइनस करने की इजाजत दूंगा ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एसेट। सेम स्टैंडर्ड एसेट की वैल्यू तुम अपने पास से क्या कर सकते होगे मेरे भाई, माइनस कर सकते होगे, डिडक्ट कर सकते होगे। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई मसाइल? तो इसे कॉपी करके जरा हैंड आउट का सवाल नंबर 7 निपटा देंगे। अगर उसको प्राइस पता ना होगी तो मार्केट से पता कर लेते, इसको जाना पड़ता, फोन कर लेते। सर बाकी 1400 पर SBA नहीं, SBA मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उस पर इम्प्रूवमेंट्स पर, यानी कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर, घर के ऊपर अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया ना उस पर SBA मिलेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? ऑन 6 May 2022 पीटर रेंट आउट हिज प्रॉपर्टी एट अ मंथली रेंट ऑफ 8500 रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, मई से अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने महीने बनेंगे? 11 मंथ्स बन जाएंगे ना। तो मैंने कहा जी हम ले लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर रेंट। मई से काउंट करना अगर हम शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा 8500 इंटू 11, कितना बनेगा? 93,500। ठीक हो गया। He incurred an allowed expenses of 12,000 in 22-23। मैंने कहा भाई इसमें से माइनस हो जाएंगे allowed expenses 12,000 के, 12,000 के allowed expenses माइनस हो जाएंगे। फिर उसने कहा कि जी he replaced the dishwasher with a high standard dishwasher of £4,000 on the same date the same standard asset is costing £3,000। उसने एक डिश वॉशर रिप्लेस किया है हाई स्टैंडर्ड से जिसकी प्राइस कितनी थी? £4,000, और उसी दिन वो जो सेम स्टैंडर्ड का एसेट था वो बेसिकली कितने का था? £3,000 का था, £3,000 का। तो मैं कितनी अमाउंट माइनस करूंगा? £3,000। यानी कि हम जो अमाउंट माइनस करेंगे दैट विल बी £3,000। तो मैंने कहा जी माइनस कर दें सेम रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ कितने से? 3,000 से। फिर माइनस करके हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल इनकम कितनी बनेगी? 78,500। आगे की कहानी तो फिर सेम है ना। पर्सनल अलाउंस माइनस होगा कितने का मेरे भाई? 12,570 का।
तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी कितनी 65,930 टैक्सेबल इनकम 65,930 और इस पर रेट्स वगैरह अप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इनकम टैक्स लायबिलिटी। सिंपल और आसान, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़े और इसी रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ में हमारे पास आया केस नंबर 3, दैट इज रिप्लेस्ड विथ सेम स्टैंडर्ड एसिड having scrap value. सही भाई, replace with the same standard acid having a scrap value, यानी कि आप सेम स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो कहानी आ रही है वो बेसिकली किसकी आ रही है मेरे भाई? वो स्क्रैप वैल्यू की एक कहानी आ रही है। स्टोरी को सेम रखते हैं। मैंने कहा आपने वेरी फर्स्ट टाइम परचेज किया 4 सीटर सोफा 4 सीटर सोफा एट पाउंड 1600। फिर वही कहानी HMRC ने आपको बताया कि क्योंकि आपने सोफा वेरी फर्स्ट है अल्हम्दुलिल्लाह आपने सोफा वेरी फर्स्ट टाइम परचेज किया है, तो इस वजह से अभी तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आप फ्यूचर टाइम में इस सोफा को रिप्लेस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जब आप फ्यूचर टाइम में इस सोफा को रिप्लेस करेंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट पर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? उसकी रिप्लेसमेंट पर आपको रिलीफ मिल रहा होगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं एग्री कर गया। 2, 3, 4 साल आपने 2-3-4 साल आपने सोफा को क्या किया मेरे भाई? इस्तेमाल किया। और जब आपको ऐसा लगा कि अब ये सोफा पूरा यूटिलाइज हो चुका है और अब इसको फेंकने की बारी आ गई है, तो किसी ने आपको ये समझाया कि देखो इसको फेंको नहीं, बल्कि इसे किसी कबाड़ वाले को दे दो। इसे फेंको नहीं बल्कि इसे किसी को कबाड़ वाले को दे दो। फेंकोगे तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 0। कबाड़ वाले को बेचोगे तो कुछ तो आएगा ना, वो कुछ आना भी तुम्हारे लिए तो प्रॉफिट ही है। तुम तो 0 अज्यूम करके बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हें अगर कुछ भी अमाउंट रिकवर हो गई तो वो जो थोड़ी अमाउंट भी तुम्हें रिकवर हो रही है वो तुम्हारे लिए बेसिकली क्या मानी जाएगी? वो तुम्हारे लिए बेसिकली बेनिफिट मानी जाएगी, तुम्हारे लिए वो चीज़ फायदेमंद है। तो आपने कहा यार ये बात तो सही है, तो आपने सोचा कि बजाय इसके सोफे को फेंके, हमने कबाड़ वाले को बुलाया और हमने उस सोफे को बेच दिया और उससे जो अमाउंट रिकवर हुई दैट वाज 300 पाउंड्स। 300 पाउंड में बेचा और दूसरा एसिड खरीदा, रिप्लेस्ड विथ सेम स्टैंडर्ड है तो 4 सीटर सोफा ऑफ पाउंड 2100। सही है, रिप्लेस विथ सेम स्टैंडर्ड एसिड, यानी कि रिप्लेस विथ द 4 सीटर सोफा ऑफ पाउंड 2100। माइनस क्या करना है? पड़गा तो आ चुके हैं ना। कौन सी अमाउंट माइनस करते हैं मेरे भाई? हम रिप्लेस एसिड की कॉस्ट। जो रिप्लेस्ड एसिड की कॉस्ट होती है वो अमाउंट मेरे लिए पूरी की पूरी 100% क्या हो जाएगी? डिडक्टेबल हो जाएगी, यानी कि पूरे 2100 माइनस करने। लेकिन HMRC ने कहा कि क्योंकि इस बार तुम्हें कुछ अमाउंट रिकवर भी हुई है तो ये तुम्हारा इनफ्लो है, तो इसका मतलब है कि इस बार पूरी अमाउंट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। इस बार होगा ये कि जो 2100 यानी कि रिप्लेस एसिड की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? माइनस हो जाएगी। और स्क्रैप वैल्यू माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगी दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी कि दूसरे एसिड की कॉस्ट। नॉर्मल सिचुएशन में हम दूसरे एसिड की कॉस्ट पूरी की पूरी 100% अपने पास से माइनस कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उसने कहा कि होगा ये कि जो दूसरे एसिड की कॉस्ट है से जो अमाउंट आपको रिकवर हुई है, यानी कि दैट अमाउंट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, तो वो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। उस स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा। स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी दैट अमाउंट विल बी योर डिडक्टेबल एक्सपेंस। और इसी तरीके से आपका बन जाएगा एक मासूम और मिस्कीन सा केस नंबर 4, that will be replaced with
हाई स्टैंडर्ड एसेट हैविंग स्क्रैप वैल्यू। केस नंबर 4 में आप एसिड को रिप्लेस कर रहे हैं किससे मेरे भाई? एसिड को रिप्लेस कर रहे हैं हाई स्टैंडर्ड एसिड से। आप एसिड को रिप्लेस कर रहे हैं हाई स्टैंडर्ड एसिड से, और उस एसिड की बेसिकली आपके पास क्या मौजूद है? उस एसिड की बेसिकली आपके पास स्क्रैप वैल्यू मौजूद है, यानी कि पहले वाला एसिड की स्क्रैप वैल्यू है। सेम कहानी रखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने 4 सीटर सोफा परचेज किया 1700 में, कुछ अरसे इस्तेमाल करने के बाद बेच दिया, तो उससे जो पैसा रिकवर हुआ वो 350 पाउंड था। फिर मैंने रिप्लेस किया विद 8 सीटर सोफा, रिप्लेस किया विद 8 सीटर सोफा जो मैंने परचेज किया एट 3800 पाउंड में। और जिस दिन मैंने 8 सीटर सोफा खरीदा है उसी दिन जो 4 सीटर सोफा की प्राइस थी वो थी पाउंड 2400। तो अभी हम केस नंबर 2 में क्या पढ़ कर आए थे कि भाई अगर आप हाई स्टैंडर्ड एसिड भी परचेज कर रहे हैं तब भी जो अमाउंट आपको माइनस करने की इजाजत है वो कौन सी होगी? वो सेम स्टैंडर्ड एसिड की होगी। अगर आप हाई स्टैंडर्ड एसिड भी परचेज कर रहे हैं तब भी आपको जो कॉस्ट माइनस करने की इजाजत होगी वो सेम स्टैंडर्ड एसिड की होगी। यानी कि यहां पर भी लॉजिकली जो अमाउंट मुझे माइनस करनी थी वो कितनी करनी थी? 2400। लेकिन बस अब फर्क क्या आएगा कि अब मैं इस 2400 में से पहले क्या माइनस करूंगा? स्क्रैप वैल्यू माइनस करूंगा। यानी कि 2400 में से पहले स्क्रैप वैल्यू 350 की माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 2050, and that 2050 will be considered as your deductible expense. That 2050 will be considered as your deductible expense. उस अमाउंट को हम बेसिकली डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर करके अपने पास से माइनस करेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब इसमें एक मेन चीज जो हमारे जहन में आती है ना, देखो इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी। हमने इसमें सेम स्टैंडर्ड एसिड पढ़ा कि एसिड रिप्लेस हो रहा है विद द सेम स्टैंडर्ड, और एक हमने कहानी पढ़ी विद द हाई स्टैंडर्ड एसिड। फिर आपने कहा कि सर मान लें कि अगर हम एसिड को रिप्लेस कर रहे हैं विद द लो स्टैंडर्ड एसिड, तो मैंने कहा देखो मसला ये है कि इस बात को समझो कि लॉजिकली जब मैं रूल बना रहा हूँ ना, तो मैंने ये सोचा होगा कि यार कोई भी बंदा जो है ना वो एक एसिड को जब रिप्लेस करने जाता है ना तो वो 2 ही कंडीशन में रिप्लेस करता है, या तो उसके पास सेम लेवल के पैसे होंगे या फिर उसके पास हाई लेवल के पैसे होंगे। लॉजिकली कोई भी शख्स लो स्टैंडर्ड से चीजों को रिप्लेस नहीं करता। कोई भी बंदा 4 सीटर सोफा के बाद या तो 4 सीटर ही खरीदेगा या 8 सीटर खरीदेगा, वो 4 सीटर के बाद 2 सीटर पर नहीं आएगा। और अगर उसके पास सेम स्टैंडर्ड एसिड या हाई स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेस करने के पैसे नहीं होंगे तो वो लॉजिकली उस एसिड को रिप्लेस करेगा ही नहीं। फिर वो वेट करेगा कि जब मेरे पास बराबर के पैसे हो जाएंगे, यानी कि सेम स्टैंडर्ड के पैसे होंगे या फिर हाई स्टैंडर्ड के पैसे होंगे, तो मैं रिप्लेस करूंगा। मैं लो स्टैंडर्ड से रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज द बैक हैंड स्टोरी। मतलब अगर मैं लॉजिक समझूं तो उसके बैक हैंड पर लॉजिक बेसिकली यही कंसिडर की जाती है कि नॉर्मली लो स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेसमेंट नहीं होती। फिलहाल लो स्टैंडर्ड एसिड का रूल है भी नहीं। HMRC ने कहा 10,000 में से कोई एक आध केस होगा, जब ऐसा कोई केस आएगा तब की तब देखेंगे क्या करना है। फिलहाल इस बात को मानकर चलें कि लो स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेसमेंट का केस नहीं होता। या तो सेम स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेसमेंट का केस होगा या फिर हाई स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेसमेंट का केस होगा। लो स्टैंडर्ड एसिड से रिप्लेसमेंट का केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? हैंड आउट का सवाल नंबर 8 निपटा दें जरा, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन 6 अगस्त, 6 अगस्त। इसका मतलब मैं काउंट करूंगा अगस्त से लेकर मार्च तक। अगस्त से मार्च कितने मंथ बनेंगे? 8 महीने बनेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या ले लूंगा? रेंट। तो मैंने कहा भाई कितना था एक महीने का रेंट? कितना था? 7500 इंटू 8, 60,000। ठीक है, फिर इसमें क्या प्लस होगा? टैक्सेबल प्रीमियम।
टैक्सेबल प्रीमियम की वर्किंग तो कर लेंगे ना। अब आपने लिया होगा प्रीमियम 50,000 का और फिर उसमें से माइनस किया होगा रिलीफ ऑन प्रीमियम, तो इसका फॉर्मूला लगा होगा n-1 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रीमियम इनटू 2%। n 10 साल है तो 10-1 मल्टीप्लाई बाय 50,000 इनटू 2%, रिलीफ आया होगा। माइनस करके बताओ टैक्सेबल प्रीमियम कितना आया? 41,000। यही आ रहा है भाई, ठीक हो गया। ही इनकर्ड अलाउड एक्सपेंसेस ऑफ, मैंने कहा जी माइनस अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएंगे कितने के? 12,000 के। फिर उसके बाद ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ £9,000 ऑन द मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, इस इंटरेस्ट का क्या करना है? ये एंड में टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स रिलीफ माइनस होगा। इस 9,000 का 20% माइनस करेंगे। ही रिप्लेस्ड अ वॉशिंग मशीन ऑफ सेम मॉडल कॉस्टिंग 2,700 एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ £350। क्या माइनस होगा? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। जो दूसरा एसेट तुमने खरीदा है वो कितने का? 2,700 का, लेकिन पूरा 2,700 तो माइनस नहीं होगा ना। इसमें से तुम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लोगे कितने की? 350 की। क्या बचा? 2,350 माइनस होगा तो प्लस माइनस करके आई टोटल इनकम कितनी? 86650 माइनस कर देंगे पर्सनल अलाउंस कितना? 12,577। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम कितनी? 740। इस पर रेट्स अप्लाई हो जाएंगे तो टैक्स लायबिलिटी पहले 37,700 पर कितना? 20%। तो इट विल बी 7540। 74080 में से 37,700 पर रेट्स लग गए। एक्सेस बता दो। 36,380 कितना परसेंट? 14,552। इसमें से क्या माइनस होगा? टैक्स रिलीफ 20%। कितने का? 9,000 का। 9,000 का 20% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 1,800। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी? अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई मसाइल? तो फिर आज की क्लास में हम यही फुल स्टॉप लगाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे।